हेलो दोस्तों, आप सभी को आर के मैथमेटिक्स ऑपरेशन पर स्वागत है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो पहले क्लास में पढ़ाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या जीरो होगा? तो आपका जवाब जवाब होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आप बोलेंगे कि सर आप अगले क्लास में बताए थे कि सबसे छोटी संख्या यानी संख्या कभी शून्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंक क्या होगा? तब बोलेंगे कि शून्य होगा। चलते हैं आगे कुछ पूर्णांक की ओर। कहा? पूर्णांक की ओर। पूर्णांक से पहले हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या आपका क्वेश्चन होगा क्या 1.2 1.5 प्राकृत संख्या होगा? तो नहीं होगा। क्यों? आपके दैनिक जीवन में चाहे कहीं जाते हैं तो आपसे पूछेंगे कबूतर पे कितने गाछी पर कितने कबूतर है, तो आप बोलिएगा 2 कबूतर है या 3 कबूतर है या 4 कबूतर या 5 कबूतर। कभी बोले हैं कि 2.5 कबूतर है, 2.5 कबूतर है, 3.5 कबूतर है, 4.5 कबूतर? कभी ना। इसी प्रकार प्राकृत संख्या एक नेचुरल नंबर के अनुसार यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन यह भी होगा कि गाछी पर तो कभी कबूतर हो भी नहीं सकता है, तो उसको कैसे बोलेंगे? हाँ, गाछी पर कभी कबूतर नहीं हो सकता है तो उसमें शून्य आ गया, यानी गाछी पर एक भी कबूतर नहीं है, तो उससे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे कहेंगे? यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। गाछी पर अगर कबूतर नहीं है तो उसे इस प्रकार बनेंगे कि गाछी पर 0 कबूतर है, यानी उस पर कबूतर नहीं है। और गाछी पर हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि 3.5 कबूतर है, 4.5 कबूतर है, ना आधा कबूतर। कभी बोलेंगे? नहीं ना। ना बोलेंगे। उसी प्रकार नेचुरल यानी जो भी हम नेचुरल गिनती करते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसमें अगर शून्य लगा दो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। दोनों समझे? उसके बाद आता है कि अगर 2 पेड़ है, एक पेड़ में 10 कबूतर, एक पेड़ पर 5 कबूतर, तो हम इस प्रकार अगर कोई पूछे कि इस पेड़ पर कितना कबूतर कम है, तो यानी 10 में से 5 गए तो 5 कबूतर कम है, तो माइनस भी हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे? माइनस बोलेंगे ऋणात्मक प्राकृत संख्या। क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक प्राकृत संख्या। क्या? ऋणात्मक प्राकृत संख्या जिसमें -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट को क्या कहेंगे? ऋणात्मक प्राकृत संख्या। माइनस भी हो सकता है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की जिस प्रकार हम गिनती करते हैं, नॉर्मल गिनती करते हैं, उससे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? उसमें प्राकृत में अगर शून्य लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो गया। ऋणात्मक प्राकृत संख्या किससे कह देंगे? -1, -2, -3, -4, -5 को ऋणात्मक प्राकृत संख्या कहेंगे। और यह भी हो। अब आगे चलते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक एक टॉपिक था। पूर्णांक है, पूर्णांक किससे कहते हैं? पूर्णांक पूर्णांक शब्द जर्मन से लिया गया है। पूर्णांक कहां से लिया गया है? जर्मन से लिया गया। कहां से? जर्मन शब्द जहनीन से लिया गया है। पूर्णांक कहां से लिया गया है? जर्मन शब्द जहनीन से लिया गया है। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। अब पूर्णांक का डिफिनीशन अगर देखे, परिभाषा देखे, तो पूर्णांक का परिभाषा होगा कि सभी धनात्मक संख्या एवं सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। क्या एक बार और बोलते हैं? सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्णांक कहेंगे। हम चित्र पार के थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। शून्य, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इंफिनिटी। इधर क्या होगा? +1, +2, +3, +4, +5 डॉट डॉट इंफिनिटी।
यानी यहाँ पर शून्य ना धनात्मक यानी ऋणात्मक है, इधर सभी हुआ ऋणात्मक में, यानी सभी का हुआ पॉजिटिव यानी धनात्मक में। इसी को तो पूर्णांक कहते हैं। अगर हिंदी में अगर परिभाषा लिखे तो लिखेंगे कि सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को, क्या, शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यह तो हुआ बेसिक, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। हमारे बिहार बोर्ड पूछते हैं कि पूर्णांक में अगर दाएं से, देखिए हम खड़े हैं, यह हमारे दाएं हाथ हुआ, यह हमारे बायां होता है, यह हमारा सिर हुआ। अगर हम इधर से इधर हम डायरेक्ट घूमते हैं, यानी दाया किधर हुआ, इधर हुआ, दाया इधर हुआ ना, घूमे तो दाएं इधर हुए, उसके बाद बाएं यह हुआ। तो आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, अगर इधर की ओर आ रहे हैं तो 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 0 है, माइनस है, सारे की सारी इधर की ओर आने पर हमारी मान में क्या हो रही है, यानी घटना शुरू हो जा रहा है। और अगर इधर की ओर हम जा रहे हैं, -5, -4, -3, -2, -1, माने धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसमें आगे की ओर माने वृद्धि हो रहा है। हमारी संख्या जो कि आगे की ओर एक मतलब आगे की ओर मतलब चल रहे हैं, कभी कम ही नहीं हो रहा है। तो बाएं से अगर दाएं की ओर जाएंगे तो हमारी संख्या में वृद्धि होगा, क्या, हमारी संख्या में वृद्धि होगा। बाएं से दाएं की ओर जाने पर हमारी संख्या में वृद्धि होगा, दाएं से बाएं की ओर आने पर हमारे संख्या में क्या होगा, घटना शुरू होने लगेगा। अगर बिहार बोर्ड ने पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, तो यह डायग्राम दिया जाएगा, इसे बोलिए कि किधर की किधर ओर जाने, जैसे पूछेगी -5, अगर डायग्राम बताए तो किधर होगा, दाएं है इधर, बाएं हुआ, जीरो तो न धनात्मक है ऋणात्मक है, जीरो की इसी साइड -5 होगा ना, तो चित्र में निर्धारित हम कर लेंगे और बोलेंगे कि चित्र में आप दर्शाइए कि संख्या रेखा पर 4 किधर होगा, तो पॉजिटिव की ओर होगा, 0 किधर होगा। यह हम आशा करते हैं समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि दाएं से बाएं की ओर जाने पर मान में क्या होगा, मान में क्या होगा। तो देखिए दाएं से बाएं की ओर जाने में हमारी मान में क्या होगा, इधर से इधर की ओर है, देखिए सभी संख्या 5 की बाद 4, 3, 2, घटना शुरू होने से क्या होगा, घटना शुरू होने लगेगा, यानी घटाव होने लगेगा, घटना शुरू होने लगेगा। अगर यही इसी क्वेश्चन में बाएं इधर लिख दे और दाएं इधर लिख दे, तो बाएं से दाएं की ओर जाने में हमारे मान में क्या होगा, वृद्धि, यानी बढ़ना शुरू होने लगेगा, क्या, वृद्धि होने लगेंगे। हम प्राकृत संख्या देख लिए, उसके बाद हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या देख लिए, उसके बाद हम पूर्णांक देख लिए। अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक और जो हम पहले क्लास 7, 8 में पढ़े होंगे, 9 तो बड़ी हो गए, 7 क्लास यानी 7, 8 में तो पढ़ी होंगे, जैसे सम संख्या, दूसरे विषम संख्या। सम संख्या किससे कहते हैं, विषम संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। विषम संख्या किससे कहते हैं, जो 2 से पूरी तरह न कटे, सिंपल में कहा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे। सम संख्या किससे कहेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, यानी सम संख्या किससे बोलेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, इस सभी क्या है, सम संख्या। अब विषम संख्या किससे बोलेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, 11 के बाद हुआ 13, 13, 14, 15, 16, 17, इसी प्रकार से होगा। यानी आप देख रहे हैं कि वैसी संख्या सभी संख्या का 2 से विभाजित होगा, नहीं हुआ, कैसे नहीं होगा, देखिए आप किसी संख्या से आप भाग दीजिए, जैसे हम 2 में 9 से भाग दिए तो 2 चौका 8 हुआ,
शेषफल हमारा 1 बच ही गया। क्या कभी इसमें से कोई संख्या है जो 2 से भाग होगा? नहीं ना होगा। तो आप चलते हैं सम विषम में भी कंफ्यूजन दूर। इसके बाद आते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किससे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह कट जाए। विषम संख्या किससे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह न कटे। उसी प्रकार भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या में सबसे पहले यह याद करना है कि 1 से बड़ी संख्या होंगे। क्या? पहले तो यह लिख देंगे 1 से बड़ी संख्या। 1 से बड़ी संख्या। उसके आगे लिखेंगे 1 से बड़ी संख्या यानी भाज्य संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या खुद और किसी और वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और से कटे उसे भाज्य संख्या कहेंगे। यानी यह संख्या स्वयं या खुद के अलावा किसी और से कटे, किसी और से कटे, किसी और से कटे। भाज्य संख्या किससे कहते हैं? 1 से बड़ी संख्या हमेशा क्या लेंगे? 1 से बड़ी संख्या लेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं यानी खुद के अलावा किसी और से कटे वह संख्या क्या होंगे? भाज्य संख्या। उसी प्रकार से अभाज्य संख्या 1 से बड़ी संख्या लेंगे ही, उसके बाद बोलेंगे कि वैसी संख्या एक माने खुद के अलावा किसी और से ना कटे वह अभाज्य संख्या हुआ। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे में क्या 1 होगा? नहीं ना होगा। 1 से बड़ी संख्या लेना है, 1 तो कभी होगा ही नहीं। 1 से बड़ी संख्या अगर 2 लिए तो क्या स्वयं या खुद यानी खुद के अलावा किसी और से कटे तो क्या यह संख्या भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्या यह संख्या कभी और किसी से कटता है? देखिए 3 से कटेगा तो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है तो यह संख्या भाज्य संख्या होगा? तो नहीं होगा। तो आगे चलते 3, अगली संख्या ले है 3। 3 भी भाज्य संख्या नहीं होगा। काहे कि भाज्य संख्या का परिभाषा ही वैसी संख्या जो खुद से कटे, 1 से भी कटे और किसी और से भी कटे वही संख्या भाज्य संख्या होगा। अगर शॉर्ट भाषा में देखे तो वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, कम से कम का हो 2 गुणनखंड हो। तो इसका काम 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 1 गुने 3 तो कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। आप बोलेंगे भाई जी 3 गुने 1 भी कर सकते हैं। हाँ ये तो कर सकते हैं। क्या इसको 2 गुने 3 कर सकते हैं? इससे ज्यादा फैक्टर होगा? नहीं ना होगा। तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। उसके आगे चलते हैं 4। हाँ 4 तो होगा। 1 से बड़ी संख्या भी है, ये अपने आप से भी करता है, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। तो यह क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। उसके आगे लिखा क्या है? 5। 5 क्या कभी भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप 5 संख्या है जो खुद से तो करता है, 5 से करता है, 1 से भी करता है, लेकिन किसी और से नहीं करता है तो यह भी भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे आगे लेते हैं 6। 6 का भी 2 फैक्टर यानी 6 खुद से भी करता है, अपने आप से भी करता है, किसी संख्या 2 से भी करता है और 3 से भी करता है। यानी इसका कई फैक्टर हो सकता है जैसे 2 गुने 3, 3 गुने 2 यानी इसको हम फैक्टर तोड़ लिए ना तो भाज्य संख्या हुआ। और खुद दूसरा से भी कट रहा है, अपने से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है तो यह भाज्य संख्या होगा। अब 7 को लेते हैं। अगर 7 को लिए तो 7 अपने आप से तो कटता है लेकिन किसी और से नहीं कटता है तो यह भी भाज्य संख्या नहीं होगा। आगे लेते हैं 8। हाँ 8 होगा, उसी प्रकार 10 होगा, उसी प्रकार 12 होगा। आप चलते हैं अभाज्य संख्या पर।
अभाज्य संख्या का परिभाषा एक से बड़ी संख्या तो हम लिखवे करेंगे दोनों में, हमेशा एक न अभाज्य है न अभाज्य है। एक अगर बिहार बोर्ड ने पूछे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो न भाज्य है न अभाज्य है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 3, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 4, ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1। तो हमेशा टिक लगाएंगे 1। एक न भाज्य है न अभाज्य है, तो क्या लिखेंगे, एक से बड़ी संख्या, हमेशा क्या लिखेंगे, एक से बड़ी संख्या। उसके बाद वही लिखेंगे वैसी संख्या जो खुद यानी अपने आप से भी कटे और किसी अलावे से न कटे। यानी ऐसा आदमी होता है जो अपने आप पर घमंड रहता है, किसी और से कटवे नहीं करता है। तो उसी प्रकार अभाज्य संख्या उसी प्रकार है जो अपने से कटे और एक से कटे और दूसरा संख्या उससे काट नहीं सके, वही संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और से न कटे, खुद के अलावा किसी और से न कटे। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, एक से बड़ी संख्या हमेशा लेंगे, भाज्य और अभाज्य दोनों में। अभाज्य संख्या का परिभाषा हुआ कि वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और से ना कटे, वह संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। एग्जाम्पल जैसे में देखते हैं, एक क्या अभाज्य संख्या होगा, यह तो अभाज्य न भाज्य है, इसका तो कोनो उपाय नहीं है, ना अभाज्य में आ सकता है ना भाज्य में आ सकता है। तो एक से बड़ी लेंगे, 2 क्या अभाज्य संख्या है, हाँ है। 3 क्या है, हाँ 3 भी है। 4 है, 4 तो भाज्य संख्या हो गया। 5 हाँ 5 है। 6 भी अभाज्य संख्या हो गया। 7 है, 8 भी नहीं, 8 भी अभाज्य संख्या, 8 भी क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। 9 को हम फैक्टर तोड़ सकते हैं, देखिए 3 गुने 3 तो 3 गुने 3 दिए ना, फैक्टर तोड़ दिए ना, तो अभी क्या है, भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या नहीं होगा। 9 विषम संख्या तो है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या उससे कहेंगे जो अपने आप से कटे और एक से कटे, किसी अलावे से ना कटे। तो 2 3 5 7 कोई काट सकता है, कोई अंक काट सकता है नहीं ना। उसी प्रकार 11 13, आप बोलिएगा कि 15 को तो काट नहीं देंगे। 3 से 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, कट गया ना। उसी प्रकार 5 से कट गया, 5 तिया 15, तो 15 होगा नहीं ना होगा, 14 होगा, कैसे होगा, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, कट गया ना, फैक्टर टूट गया ना, फैक्टराइजेशन हो गया ना गुणनखंड। तो क्या उसके बाद क्या होगा, 17 17 किसी कैन में आता है, किसी टेबल में आता है नहीं ना, तो 17 होगा का 17 भाज्य संख्या होगा। इसी प्रकार से लिख लेंगे। और एग्जाम्पल, भाज्य और अभाज्य संख्या में कंफ्यूजन दूर,